नमस्कार, स्वागत है आप सभी का UV24 में। मैं हूं आपके साथ देवाशीष शर्मा। यह साल खत्म हो गया और यह साल खत्म होने से पहले हमारे भीतर का बहुत कुछ खत्म करके गया है। इसे खत्म करने के लिए आप लोगों ने साल भर इतनी मेहनत की है और इतनी मेहनत आप करेंगे इसका अंदाजा नहीं था, मगर आने वाले दिनों में इसे पूरी तरह खत्म करने में थोड़ी और मेहनत करेंगे। जिस चीज़ को खत्म करने के लिए इस देश ने मेहनत की है उसका एक नाम भी है, लेकिन उस नाम का अभी हम जिक्र नहीं करेंगे। 2022 में किसानों की आमदनी तो दोगुनी नहीं होगी, लेकिन वो चीज़ जिसका नाम अभी हम नहीं ले रहे हैं वह दुगनी रफ्तार से अवश्य खत्म होगी। दिल लगाइए मगर दिमाग नहीं, थाली बजाइए कि भारत में एक नई जनता का जन्म हुआ है, इसका जिसका नाम है लाभार्थी। इस लाभार्थी का जन्म प्रधानमंत्री की सभाओं में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए हुआ है साहब, ताकि कुर्सियां खाली न रह जाएं। जिस किसी को 1 किलो नॉन, 1 किलो तेल और 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 सिलेंडर मिला है वह सीधे तौर पर लाभार्थी है। रैली में उसका भी स्वागत है जिसे कुछ नहीं मिला, और जो लाभार्थी है लाभार्थी खुद से नहीं जाता, उसे लाभ देने वाले सरकारी विभाग के सरकारी कर्मचारी घर घर जाके बुलाते हैं ताकि सबसे बड़े सरकार का भाषण सुन सकें। लाभार्थी सरकार का वह विद्यार्थी है जिसे प्रधानमंत्री की हर रैली को कक्षा समझकर उपस्थित होना पड़ता है। आप यह समझ लीजिए, लेकिन यहाँ वह लाभार्थी नहीं है जिसे लाखों करोड़ों की टैक्स और लाखों में लोन में छूट मिलती है। 1 किलो नमक के लाभार्थी रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ के लाभार्थी मालदीव और मिलान में छुट्टियां, क्रिसमस की छुट्टियां मना रहे हैं। इन सभी को यहाँ साथ में बैठकर प्रधानमंत्री का भाषण सुन सकें, ऐसा करने के लिए इन सभी को वहां से उठवाकर सीधे तौर पर मौनार्थ भंजन की रैली में बिठाना चाहिए, ताकि यह 1 किलो तेल वाले लाभार्थी के साथ बैठकर प्रधानमंत्री का लच्छेदार भाषण सुन सकें। तीसरा वरदान, यूपी के संसाधनों का सही और उत्तम से उत्तम उपयोग। गरीब लाभार्थी को पता चले कि जब वह अमीर होगा तो उसे भी 1 लाख करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। फिलहाल 1 किलो तेल के लाभ को ही अपना नसीब समझें। अच्छी बात है कि लोगों में वो नहीं है, वरना वे लाभ के खेल को समझ जाते। वो का नाम अभी हम नहीं बताएंगे और आगे आपको समझ में आ जाएगा कि हम जिक्र किसका कर रहे हैं। बाजारती भी एक प्रकार का वैचारिक लाभार्थी है जो पहले छुपा हुआ था, लेकिन 1 साल पहले अपनी अपनी बालकनी में आ गया ताकि एक दूसरे को खबर न कर सके कि उसके जैसा दूसरा किस बालकनी में रहता है। कुछ पहचान अधूरी रह गई होगी, इसलिए उस साल इस जनता से कहा गया कि अब दिया भी जलाकर दिखाओ, उस दिए की रोशनी में एक दूसरे को देख सकें कि वह अकेले नहीं हैं। उनके जैसे और भी हैं जिनके पास वो नहीं है। ये वो वही है जिसका नाम अभी मैं नहीं लेना चाहता। आज भी मैं किसी अपार्टमेंट के नीचे से जब गुजरता हूं तो ताली और थाली की आवाज सुनाई देती है। वो के नहीं होने का इससे बड़ा सैंपल सर्वे दुनिया में नहीं हुआ था। अगर इन लोगों ने वो के खत्म होने का परिचय नहीं दिया होता तो 2021 में आपको महंगाई के सपोर्टर नहीं मिले होते। वह से विश्वास है कि इन डमरू वादकों को भी भुगतान हुआ होगा। विकास से भरे इस दौर में इनसे मुफ्त काम कराकर इनसे वसे वड़क्कम नहीं किया होगा। अगर विश्व रिकॉर्ड के लिए पैसे दिए जा सकते हैं तो फिर इन डमरू वादकों को भी कुछ दिया जाना चाहिए। सरकारी कार्यक्रम, टीवी सीरियल सास भी कभी बहू से आगे निकल चुके हैं, बस इनका बजट ज्ञात नहीं है। मैं इन्हें बाजारती से 1 डिग्री उच्च वादार्थी कहना चाहता हूं। तो इस तरह लाभार्थी, बाजारती और वादार्थी 3 प्रकार की जनता से सीधे तौर पर आपका परिचय होता है। प्रधानमंत्री इन तस्वीरों में शाम के वक्त कोरोना की तीसरी लहर को लेकर गंभीर बैठक कर रहे हैं। वॉर रूम यानी कि युद्ध कक्ष का निर्माण करने को कहा जा रहा है और रात के वक्त कर्फ्यू लगाने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। शाम के वक्त इस बैठक से आप
कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं कि सरकार गंभीर है। क्या वाकई यूपी में सरकार कोरोना व ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर चिंता कर रही है? अगर हाँ, तो फिर राजनीतिक सभा और राजनीतिक चुनावी रैलियों में भीड़ क्यों? यह बड़ा प्रश्न है कि आखिरकार दिन में रैली और रात में कर्फ्यू आखिरकार उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है।